Hello everyone, I'm Abhishek and I welcome you all to my YouTube channel Gyan Darshan by Abhi. So, in previous video we have discussed about the advent of Europeans in India, where we have already completed Portuguese, Dutch, and Britishers. Now we will discuss about the Danish and French. Okay, so Danish were basically the people who lives in Denmark. The people of Denmark are called as Danish. So in topic of Dennis, we it is very small topic. We don't have to learn learn more things or more pointers from this topic. Okay, तो हम लोग यहाँ पे डेनिश का बात कर रहे हैं। डेनिश यानी कि जो वैसे लोग जो डेनमार्क शहर में रहते हैं, यूरोप के डेनमार्क जो देश है, उस देश के जो नागरिक है उसे हम लोग डेनिश कहते हैं। ठीक है, तो जो डेनिश है वो भारत में 1616 ईस्वी में आए थे और 1845 ईस्वी में भारत छोड़ के चले गए थे। ठीक है, डेनिश जो है वो फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो तमिलनाडु के ट्रैंकोवर में स्टैब्लिश करते हैं और दूसरी फैक्ट्री जो है वो वेस्ट बंगाल में स्टैब्लिश करते हैं। और क्या होता है कि 1845 में वो जो जो भी उनका फैक्ट्रीज थी यहाँ पे और जो भी बिजनेस था वो अंग्रेजों को बेचकर भारत छोड़ के चले जाते हैं। दैट्स इट। यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा जानने की ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है तो हम लोग कोई भी अननेसेसरी फैक्ट्स को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जिससे कि हमारा जो कहीं ना कहीं जो उसके जगह पे हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग ग्रास्प करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेनिस में बस इतना ही कुछ था जानने को। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंच जो है वो लास्ट यूरोपियंस थे जो भारत में आए थे। ठीक है, वो 1664 ईस्वी में भारत आए थे। ठीक है, और जो पहली फैक्ट्री है उन्होंने सूरत में ही 1668 ईस्वी में स्टैब्लिश किया था। ठीक है, उनकी जो सेकंड फैक्ट्री थी वो मछलीपट्टनम में स्टैब्लिश किया था 1669 में। एंड जो थर्ड फैक्ट्री था वो पौंडीचेरी में 1674 में एंड चंदन नगर वेस्ट बंगाल में 1690 में जो है इस फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि जो फ्रेंच थे, जो इनिशियली जो फ्रेंच भारत आए तो उनका बेसिकली बस ऑब्जेक्टिव जो था वो सिर्फ ट्रेड करना था। ठीक है, और वो 1742 तक वो ट्रेडिंग जो है तुम्हारा आपका वो जो ट्रेडिंग है वो व्यापारी के रूप में ही वो भारत में अपना कार्य कर रहे थे। लेकिन 1742 में क्या होता है कि एक फ्रेंच गवर्नर है जिसका नाम लॉर्ड डुप्ले है। ठीक है, वो भारत आता है। ठीक है, तो उसका जो एम है वो क्या होता है कि व्यापार करने की जगह वो राज करने की ओर कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो अपना इरादा जो है बदल लेता है और यहाँ पे उसका जो इरादा है अब वो व्यापार की जगह व्यापार के साथ साथ भारत में राज करने का भी वो इरादा बना लेता है। ठीक है, तो क्या होता है कि वो फोर्ट लुइस जो है वो पौंडीचेरी में बनाता है। इसके अलावा क्या कहता है सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, जो हम लोग पढ़े थे लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में, जो इससे पहले हम लोग डिस्कशन किए जिस वीडियो में, तो क्या होता है कि जो सब्सिडरी अलायंस है उसका जो शुरुआत है वो लॉर्ड डुप्ले के द्वारा ही किया गया था। बट क्या था, इसका जो लेवल था वो थोड़ा लोअर था, मतलब काफ़ी कम एरिया में इसका इसे लागू किया था और लेवल उतना ज़्यादा नहीं था। बट इसे जो है प्रॉपर वे में प्लान्ड वे में वेलेस्ली के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अगर कहा जाए कि इनिशियली किसने स्टार्ट किया था आपका सब्सिडी अलायंस, तो हम लोग लॉर्ड डुप्ले के बारे में कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि लॉर्ड डुप्ले के इसमें इन्वॉल्वमेंट के बाद क्या होता है कि अब जो फ्रेंच का जो एम है वो कहीं ना कहीं अब एक राज करने की ओर उनका जो लक्ष्य है वो बदल जाता है। ठीक है, लास्ट आपका राज करने की ओर वो जो अपने लक्ष्य को वो स्थानांतरित कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फिर कर्नाटिक वार्स होते हैं। ठीक है, यानी कर्नाटक के युद्ध होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका कि 4 कर्नाटक के युद्ध होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक तरफ से अंग्रेज लड़ रहे होते हैं, दूसरी तरफ से जो हमारे फ्रेंच है वो लड़ रहे होते हैं। लेकिन यह जो युद्ध है ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो रहा है, ये जो युद्ध है ये अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं मान लीजिए कोई एक रूलर लड़ रहा है एक राज्य का, तो किसी एक रूलर को जो है वो ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट कर दिया, तो उसके जो अपोनेंट है उसको क्या हो रहा है कि वहाँ पे फ्रेंच के द्वारा सपोर्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो कर्नाटिक वार है ये चला। ठीक है, जो पहला कर्नाटिक वार है वो कब से कब चला, 1746 से 48 तक चला। ठीक है, और इसमें कौन जीते,
तो इसमें फ्रेंच जीतते हैं, ठीक है। फ्रेंच के द्वारा यहाँ पर जो है विक्ट्री मतलब बेसिकली विजय प्राप्त की जाती है फ्रेंच के द्वारा फर्स्ट कर्नाटिक वार में, ठीक है। तो पहले कर्नाटक युद्ध में जो फ्रेंच है उनकी विजय होती है युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ। और जो पहला जो कर्नाटक युद्ध है उसका अंत जो होता है वो लेक्सला चैपल जो एक संधि है उसके माध्यम से आपका पहले जो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है उसका अंत होता है, ठीक है। फिर सेकंड कर्नाटिक वार यानी कि दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है, वह होता है 1749 से लेके 1754 तक। इसमें क्या होता है, ये अनडिसाइडेड है, इसमें कोई भी किसी भी एक पक्ष को जो क्लियर विक्ट्री है वो नहीं मिलती, कोई भी एक पक्ष को जीता हुआ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। वो अनडिसाइडेड था यार, ठीक है। तो जो सेकेंड कर्नाटिक वॉर है उसका अंत जो होता है वो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से होता है, ठीक है। तो पौंडीचेरी की संधि से सेकेंड कर्नाटक युद्ध है उसका अंत होता है। फिर क्या होता है, थर्ड कर्नाटिक वार होता है, वो होता है 1758 से लेके 1763 तक। यहाँ पे क्या होता है आपका कि जो फ्रेंच है वो हार जाते हैं, और इसका जो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे फ्रेंच जो वो हार जाते हैं, और हारने के बाद क्या होता है कि जो थर्ड कर्नाटिक वार है वो बैटल ऑफ वेंडिवास यानी कि वेंडिवास जो जगह है वहाँ पे ये युद्ध होता है। और इसमें होता क्या है कि फ्रेंच जो है वो हार जाते हैं, और यहाँ से हारने के बाद क्या होता है कि फ्रेंच जो है अपना जो सेटलमेंट है उसको पौंडीचेरी में शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी एरिया से वो अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं और सिर्फ अपने आप को पौंडीचेरी तक ही कन्फाइंड रखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर फ्रेंच के युद्ध में हारने का कारण क्या था, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या था कि लेंदी ब्यूरोक्रेसी था, ठीक है। यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल था। तो क्या है कि यहाँ पे सरकार का जो फ्रेंच गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनका हस्तक्षेप काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। और इनको एक छोटा से छोटा परमिशन लेने के लिए भी क्या होता था कि होते हैं फ्रांस में जो गवर्नमेंट है उसके थ्रू हर चीज़ के लिए परमिशन लेना पड़ता था। उसके अपोजिट जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी थी, तो उसे इस तरह की किसी भी अनुमति का जरूरत नहीं था, वो इंस्टेंट डिसीजन ले सकते थे, ठीक है। प्लस क्या हो रहा सॉरी उसके अलावा क्या हो रहा था कि जो फ्रेंच है वो एक टाइम पे बहुत सारे मोर्चों पे युद्ध लड़ रहे थे। तो उससे क्या हो रहा था कि उनका जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं, या जो आर्मी है वो अलग अलग जगहों पे बिखरी हुई थी, कहीं से अकोमोलेटेड नहीं थी, ठीक है। तो इस वजह से भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद क्या होता है, ओवर एम्बिशियसनेस, यानी कि जो लॉर्ड डुप्ले जो आया था वो जो ज़रूरत से ज़्यादा ही अपने आप को वहाँ पे इच्छा रख रहा था, यार महत्वाकांक्षी कुछ ज़्यादा ही था लॉर्ड डुप्ले। इसकी वजह से भी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो भी अब राज करने के चक्कर में क्या हो रहा था कि वो मल्टीपल जगह पे वॉर में एंगेज हो जा रहे थे। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि भारत में जो जटिल राज्य व्यवस्था थी उसको समझने में विफल रहे, ये समझ नहीं पाए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इनके पास जो है सॉरी इनके पास क्या है, स्ट्रांग नेवी जो है वो नहीं थी, जबकि ब्रिटिशर्स के पास एक स्ट्रांग नेवी थी, क्योंकि वहाँ पे जो क्योंकि यूरोप में भी वॉर चल रहा था, 7 ईयर ऑफ वॉर चल रहा था यूरोप में। तो वहाँ पे क्या है कि जो फ्रेंच है उनकी नेवी जो है लगभग डिस्ट्रॉय हो चुकी, तो इनके पास बहुत लिमिटेड ही सोर्सेज थे नेवी के नाम पे, ठीक है। और साथ में क्या था कि लिमिटेड मिलिट्री बेसिस भी थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पहले से थे, तो उन्होंने मल्टीपल मिलिट्री बेसिस जो है वो बना रखे थे, ठीक है। जबकि फ्रेंच जो थे वो मिलिट्री बेसिस बनाने में उतने सफल नहीं रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा ये जो फ्रेंच और डेनिश जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया टॉपिक जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया के साथ। सो थैंक यू।